ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था काइनेटिक्स में कि डिफरेंट टाइम्स और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। अलग अलग टाइम था और उनका रिलेशन फाइंड कर रहे थे हाफ लाइफ के साथ। तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि डायरेक्ट आप अगर गिवन हो तो आप डायरेक्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट था, एक ट्रिक बताई गई थी आपको, उसका यूज करके कुछ टाइम्स होते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, उनके और हाफ लाइफ के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई टाइम दे दिया गया है t3/4 हमको लिखना था, t3/4, और इसका रिलेशन फाइंड करना है हाफ लाइफ से। तो देखिए सबसे पहले क्या ध्यान देना था आपको, कैसे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो एक का डिफरेंस होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक का डिफरेंस होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर 4, तो न्यूमरेटर यानी 3 4 से एक कम है। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब 4, इसको 2 के पावर में लिख सकते हो। ऐसा डिनोमिनेटर होना चाहिए जिसको हम लोग 2 के पावर में लिख सकें। तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं इसके बीच में और हाफ लाइफ के बीच में। बस 2 पॉइंट्स, 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी टाइम गिवन हो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो, न्यूमरेटर एक कम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, और दूसरी चीज जो डिनोमिनेटर है उसको 2 के पावर में लिख सकते हो। तो जब रिलेशन फाइंड करना है आपको तो बस कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को 2 के पावर में लिखिए, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, और ये जो पावर होती है इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2t½ से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग t½ से। तो आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया t3/4 एंड t½ में, t3/4 इज इक्वल टू 2t²। देखिए इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो आप या तो उसको रेट कांस्टेंट का फार्मूला लगा के सॉल्व करिए, ये वाला फार्मूला k इज इक्वल टू 2.303/t log कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। पहला तरीका तो ये है कि आप इससे सॉल्व करिए, इसमें वैल्यू वगैरह रख के सॉल्व करिए, तब भी यही रिलेशन मिल जाएगा आपको, वहां से भी यही रिलेशन मिलेगा। लेकिन आप ये सॉल्व करने में फर्जी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखना आता है तो तुरंत आप लिख सकते हैं कि टाइम में क्या हमारे रिलेशन होंगे। और ऐसा टाइम दिया गया हो, देखिए हर टाइम को नहीं लिख सकते हैं, फिर से पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, हर टाइम को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से नहीं लिख सकते हैं। केवल उसी टाइम के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो और डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिख सकते हो, तो उसका आप रिलेशन डायरेक्ट t½ से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरे टाइम गिवन होंगे जिसमें ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं होंगी तो फिर हम उसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, वो तो जनरल फार्मूला है, हर टाइम आएगा उससे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड इस टाइप के गिवन हो तो आप डायरेक्ट रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर दूसरा हम लोग बात किए थे t7/8, इसमें और t½ में रिलेशन फाइंड करना है, t7/8 और हाफ लाइफ में रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करिए, क्या दोनों में एक का डिफरेंस है? बिल्कुल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन देखिए, क्या डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं हम लोग
2 पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो जैसे 2 पावर 3 लिखा, ये जो पावर है इसी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया T7/8 इज इक्वल टू 3T½ T7/8 इज इक्वल टू 3T½ ऐसे हमने एक और भी कुछ एग्जाम्पल लिए थे। T15/16 लिखना है आपको, T15/16 और T½ में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए क्या हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं इनके बीच में। सबसे पहले चेक करिए क्या डायरेक्ट रिलेशन हम इससे बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक का डिफरेंस है। दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर को 2 के पावर में लिखना है, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4। डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिखना है, दैट इज 2 पावर 4। जैसे 2 पावर में लिखें, इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4T½ क्या मिल गया आपको, 4T²। तो अगर ऐसे टाइम गिवन हो आपको T3/4, 7/8, 15/16, तो आप डायरेक्ट उसका रिलेशन लिख सकते हैं T½ से, और कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन लिखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे देखिए आपको जब इस टाइप के टाइम होते हैं, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप डायरेक्ट रिलेशन लिख के अपने टाइम को बचा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करना, सही करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन फास्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपको ऐसे टाइम में डायरेक्ट रिलेशन लिखना आना चाहिए, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन ले, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग बात करें, हमने कहा हाफ लाइफ, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, और उसकी हाफ लाइफ गिवन है आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ गिवन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड पहला क्वेश्चन है T3/4 T3/4 एंड सेकेंड पार्ट है T31/32। दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं। तो आपसे कहा गया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, ये गिवन है, और फाइंड करना है T3/4 एंड T31/32। ये दोनों टाइम फाइंड करने हैं। तो चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो अगर पहले पार्ट की हम लोग बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, T3/4 फाइंड करना है आपको। T3/4 क्या गिवन है आपको, T½ सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखिए क्या रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, फार्मूला वगैरह यूज ना करना हो। तो अगर हम लोग देखें तो T3/4 और T½ में रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये चेक करिए। अब तो हम लोग को याद ही हो गया है, लेकिन जब नया क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या इस टाइम में और T½ में, हाफ लाइफ में डायरेक्ट रिलेशन लिखना संभव है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन आप चेक करेंगे संभव है कि नहीं, क्योंकि हर टाइम को नहीं लिख सकते हैं। हर टाइम को T½ के टर्म में डायरेक्ट इसी ट्रिक से जो बोली गई है उससे नहीं होगा। केवल उसी टाइम को लिख सकते हैं जिसमें एक का डिफरेंस हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो, और डिनोमिनेटर 2 पावर में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिखना संभव हो।
अब जैसे यहाँ पर 6 आ जाए तब तो उसको लिख ही नहीं सकते हैं 2 पावर में। 6 को 2 के पावर में कैसे लिखेंगे? तो 2 कंडीशन ध्यान रखिएगा हमेशा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस हो और डिनोमिनेटर 2 पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लोगों को याद ही है 2 पावर मतलब 2 स्क्वायर, तो रिलेशन क्या आ गया 2t हाफ। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपके कंपटीशन वगैरह में, डायरेक्ट पूछेंगे, कहेंगे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 10 मिनट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 10 मिनट, फाइंड टाइम व्हेन 3/4 reaction is completed. Find time when 3/4 reaction is completed. तो इसका मतलब ही क्या पूछ रहे हैं? T3/4। इसका मतलब ही क्या है? T3/4, क्योंकि इस टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इन टाइम को डिफाइन करना भी सीखा था। हमने कहा था जैसे टी हाफ को कैसे डिफाइन करे थे, टी हाफ मतलब आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। वैसे भी 3/4 का मतलब 3/4 कंप्लीट हो गई है। 3/4 कंप्लीट, तो बची कितनी है? 1/4। 3/4 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की गिवन है, वो टाइम बताओ जिसमें 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। वो टाइम बताइए जिसमें 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ही क्या पूछ रहे हैं? T3/4। तो कुछ भी नहीं, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट रिलेशन लिखना आता है हमको। यहां से रिलेशन आ गया, वैल्यू रख दीजिए 2, टी हाफ की वैल्यू क्या है 10, दैट इज इक्वल टू 20 मिनट। क्या आंसर आ गया? 20 मिनट। यानी आधी रिएक्शन 10 मिनट में खत्म होगी, 3/4 रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगी? 20 मिनट में। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछ लिया गया। सेकंड पार्ट है, क्या फाइंड करना है? T31/32, T31/32। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका टी हाफ में रिलेशन लिख सकते हैं। इस टाइम का टी हाफ से डायरेक्ट रिलेशन क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है और डिनोमिनेटर को 2 पावर में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 2 पावर में लिख सकते हैं। जब इसको 2 पावर में लिखेंगे दैट इज 2 पावर 5, 32 का मतलब 2 पावर 5 मतलब क्या है? 32। तो 32 को लिख लिया 2 पावर 5, और जो पावर होगा इसी को मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, दैट इज 5 टी हाफ। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, बस वैल्यू रख देना है। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रखें T31/32 इज इक्वल टू 5, टी हाफ की वैल्यू गिवन है 10, दैट इज 50 मिनट। तो देखिए जो आपको डायरेक्ट बताई गई है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये ऐसे लिखना नहीं आता है तो फिर वो रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला था K इज इक्वल टू 2.303/T log A0/A0 माइनस x, वहां पर वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए उससे तो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो जो रेट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला है वो तो ब्रह्मास्त्र है आपका, हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक्स भी ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट हम लोग उसको सॉल्व करें, उस फार्मूले को यूज ना करें, जल्दी अपने टाइम को बचाएं और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो यहां पर हम लोग इन टाइम को लिख सकते हैं। अब जैसे बाई चांस इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया इन्होंने, या एक अलग से क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for first order reaction three by four reaction is completed in 50 minutes. For first order reaction 3 by 4 reaction is completed in 50 minutes. Find time required when पहला पार्ट इसका ले लेते हैं। रिएक्शन इज 7/8 completed. रिएक्शन इज 7/8 completed, यानी 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम दिया है 50 मिनट, और आपसे पूछा गया है कि वो टाइम बताओ व्हेन रिएक्शन इज 7/8 completed. अगला क्वेश्चन अगर हम ले लेंगे इसमें, रिएक्शन इज 31/32 completed. Reaction is 31/32 completed. And third part, reaction is 1023/1024 completed. रिएक्शन इज 1023/1024 completed. देखिए जरा इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। देखिए जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन ए, तब हम लोग सीधा उसी फार्मूले पे भागते हैं, रेट कांस्टेंट वाले पे, उसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सीधा k का फार्मूला लगाएंगे 2.303 log a0/a0 - x। अभी उससे भी सॉल्व करके बता देंगे आपको, उससे भी हम लोग सॉल्व करना देख लेंगे। लेकिन देखिए जब हमको अगर स्टैंडर्ड रिलेशन, हमको इस टाइप के रिलेशन मिल जाए तो हम कभी भी उस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। अगर टाइम में हम ऐसे कोई रिलेशन फाइंड करके, जो ट्रिक हम लोग सीखे हैं, इस तरीके से टाइम को लिखना आ जाए, तो हम अननेसेसरी उस फार्मूले का यूज करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अगर हमको इस टाइप में मिल जाए तो उससे सॉल्व करें। नहीं संभव होगा तब तो फिर वो फार्मूला है ही हमारे पास, तब तो मजबूरी हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, इसको पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है इसमें, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि क्या चीज गिवन है और कैसे हमको फाइंड करना है, कौन सी चीजें गिवन है और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे।
चलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 3/4 रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 50 मिनट। यानी इसका मतलब क्या है? 3/4 रिएक्शन, जैसे हाफ था 1/2 था, 1/2 का मतलब है आधी रिएक्शन, 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ रिएक्शन। वैसे 3/4 रिएक्शन का मतलब 3/4 ऑफ रिएक्शन, 3/4 ऑफ रिएक्शन। 3/4 ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंपल 3/4 ऑफ रिएक्टेंट, 3/4 ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अगर आपको याद दिलाएं, रिएक्शन थी ऐसे ए से बी, टाइम t इक्वल टू 0 पर A0 था और ये क्या था? 0। जब हम लोग टाइम t इक्वल टू t½ लिख रहे थे तो क्या बोल रहे थे? इसका आधा, रिएक्टेंट का आधा कहाँ चला गया? प्रोडक्ट में। ये बन गया A0/2, ये बचा कितना है? A0/2। ये कितना बचा? A0/2। वैसे अगर हम लोग लिखें टाइम t इक्वल टू T3/4, टाइम t इक्वल टू T3/4, तो इसका मतलब क्या है? 1/2 मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई, T3/4 का मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। T3/4 का मतलब 3/4 रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट। अब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? इसको ध्यान से समझिएगा। 3/4 रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का 3/4 पार्ट कहाँ चला गया? प्रोडक्ट में। तो ये कितना बन के आ जाएगा? 3/4 A0, 3/4 A0, क्योंकि रिएक्टेंट क्या था? इनिशियल A0। इसका 3/4 कितना होगा? 3/4 A0। अब यहाँ A0 से 3/4 A0 निकल के यहाँ आ गया, तो बचा कितना है? दोनों को माइनस कर दो। ये कितना बचा है? A0/4। तो ये जो लिखा होता है वर्ड 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब क्या है? ये टाइम बता रहा है। कौन से टाइम को? T3/4, दैट इज द T3/4। वैसे इसमें पूछा गया है रिएक्शन इज 7/8 कंप्लीटेड, वो टाइम बताओ। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्शन इज 7/8 कंप्लीटेड। 7/8 कंप्लीटेड का मतलब है, ये पूछ रहे हैं t इक्वल टू T7/8, t इक्वल टू T7/8। आप इसको डिफाइन करके देखिए। अगर T7/8 को डिफाइन करना है, अगर हम लोग T7/8 को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? हम कहेंगे 7/8 ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना था शुरुआत में? A0। इसका 7/8 पार्ट कहाँ चला गया? प्रोडक्ट में। यानी प्रोडक्ट बन के आ गया 7/8 A0। A0 से इतना पार्ट निकल के कहाँ आ गया? प्रोडक्ट में। तो बचा कितना? दोनों माइनस कर दो। ये कितना बचेगा? क्योंकि 7/8 A0 तो ये बन गया, तो ये कितना बचा है? माइनस कर दीजिए। A0 माइनस 7A0/8, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? A0/8। लेकिन ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ये सब चीज समझ चुके हैं। अब तो आप डायरेक्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ही तो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड करना शुरू किया था। इसमें रिलेशन बताओ, इनमें रिलेशन बताइए आप क्या होते हैं। तो ये हम लोग तो पहले यहीं से स्टार्ट ही किए थे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो ऐसे ही हमने बताना शुरू किया था। अब तो हम लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही रिलेशन बता सकते हैं कि इसमें और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, या फिर इसमें और हाफ लाइफ वगैरह में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, आप इसको अगर हम सॉल्व करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहली चीज तो गिवन क्या है? आपको क्या गिवन है? 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यानी क्या गिवन है? गिवन है आपको T3/4, T3/4 गिवन है। कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? 50 मिनट में। कितने टाइम में कंप्लीट हुई है? 50 मिनट में। ये चीज गिवन है आपको।
T3/4 की वैल्यू गिवन है 50 मिनट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, यानी टाइम बताना है आपको। व्हेन, पहला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। व्हेन रिएक्शन इज 7/8 कंप्लीटेड, कितनी कंप्लीट हो रही है इस बार? 7/8। कितनी कंप्लीट हो रही है? 7/8। यानी आपसे पूछा क्या गया है, T7/8 इसकी वैल्यू बतानी है आपको। देखिए, जैसे अगर हम लोग बस केवल क्वेश्चन देखें, एक पार्ट, केवल पहला पार्ट, तो एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया जाए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3/4 रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 50 मिनट, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड व्हेन रिएक्शन इज 7/8 कंप्लीटेड, ये टाइम आपको बताना है। आप तो देखिए यहां पर जरा देखिए इनको, टाइम को, अगर हम इनको इन टाइम को देखें और डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें, कुछ ऐसा तरीका हमारे पास, ऐसे कौन ट्रिक हो जिससे डायरेक्ट सॉल्व कर सके हम लोग, तो हम लोग रेट कांस्टेंट के फार्मूले पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग वगैरह आता है, log A0/A0 - x लिखते हैं, तो लॉग वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अगर कोशिश करो, इसको देखो जरा, टाइम को देख के हम लोग क्या इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान सुनिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। हमने कहा T3/4 और T7/8, क्या हमने कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताई है कि आप इन दोनों में कोई रिलेशन लिख लो। बस इन दोनों को देखा हमने और फट से दोनों के बीच में कोई रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमको लिखना है T7/8 और रिलेशन लिखना है T3/4, यही दोनों टाइम है। अब कुछ ऐसा रिलेशन कुछ हमने बताया कि नहीं, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है। ऐसी कोई ट्रिक हमारे पास नहीं है कि जिसमें हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिखना हमने नहीं सीखा। लेकिन अगर इसके और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन की बात करें तो क्या वो लिख सकते हैं? अगर यहां और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन फाइंड करें, इसके और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन, वो तो लिखना आता ही हम लोगों को। यानी T3/4 7/8 इसके और हाफ लाइफ में और इसके हाफ लाइफ में, ये रिलेशन तो आते ही है। तो सबसे पहले आप इन रिलेशन को लिखिए, हाफ इसके और हाफ लाइफ के बीच में। T3/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, 1 का डिफरेंस है, 2 के पावर में लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब दैट इज 2T हाफ। अब तो याद ही हो गया होगा रिलेशन कि T3/4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2T हाफ। तो यहां से T3/4 इज इक्वल टू 2T हाफ। इसके और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन आ गया। अच्छा, T7/8 और T हाफ में रिलेशन लिखिए। T7/8, ये 8 क्या लिख सकते हैं? 2⁻3, जो पावर होती है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3T हाफ। ये तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं भाई, इसको तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। तो हमको इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिखना नहीं आता है, लेकिन इसके और हाफ लाइफ के बीच में, इसके और हाफ लाइफ के बीच में हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको ये गिवन है और ये फाइंड करना, यानी ये चीज गिवन है, ये फाइंड करना है। हाफ लाइफ नहीं गिवन है, हमको हाफ लाइफ कहीं नहीं गिवन है। अगर हाफ लाइफ नहीं गिवन है तो इसको हटा दीजिए। हाफ लाइफ नहीं गिवन है तो हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों क्या करिए? डिवाइड करिए। अगर यहां से हम दोनों को डिवाइड करें तो लिख सकते हैं T3/4 T7/8 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे T हाफ कैंसिल होगा, दैट इज 2/3। यहां से क्या आ गया? 2/3। बस कुछ नहीं है, ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पे वैल्यू रखिए, T7/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ये वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा T7/8, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो आ जाएगा T7/8 इज इक्वल टू, इस साइड मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 3/2 T3/4। T7/8 इस साइड ले गए,
3/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दी, T7/8 इज इक्वल टू 3/2 T34। बस वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ से T7/8 इज इक्वल टू 3/2 और T3/4 की वैल्यू क्या गिवन है 50 मिनट। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल होगा 25 इंटू 3 दैट इज 75 मिनट। ये आंसर आ गया आपका कि T3/4 50 मिनट, T7/8 75 मिनट। तो देखिए बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में रिलेशन हमको पता है, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने की। बस हमको एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि गिवन टाइम को हाफ लाइफ में लिख सकते हैं कि नहीं, गिवन टाइम को हाफ लाइफ के टर्म में लिख सकते हैं नहीं। अगर हाफ लाइफ के टर्म में लिख सकते हैं तो सबसे पहले हाफ लाइफ के टर्म में लिख लो, उसके बाद जैसे क्वेश्चन में गिवन हो, जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन हो वहाँ पर उसकी वैल्यू रखिए, डिवाइड करिए, दोनों में क्या आ जाएगा रिलेशन फाइंड करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हाफ लाइफ नहीं गिवन है तो अब हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जो गिवन टाइम है उनको हाफ लाइफ के टर्म में लिखने के लिए। आपको तुरंत देख के समझ में आ जाएगा कि हाफ लाइफ के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। क्या देखना है, सबसे पहले देखो एक का डिफरेंस हो और डिनोमिनेटर 2 पावर में लिख सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हाफ लाइफ के टर्म में आप उसको हाफ लाइफ के टर्म में लिख सकते हैं, उसका और हाफ लाइफ में हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बस 2 कंडीशन चेक कर लीजिए, चेक करते ही आप तुरंत क्या करेंगे, बता देंगे कौन सा आंसर होगा। तो ये तो पहला पार्ट था, रिएक्शन इज 7/8 कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट जरा पढ़िए इसका, रिएक्शन इज 31/32 कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट देखिए, रिएक्शन इज 31/32 कंप्लीटेड। फिर से गिवन तो यही है, गिवन तो यही है आपका T3/4 दैट इज 50 मिनट। अब यहां पर जो पूछा गया है आपसे, जो पूछा गया है दैट इज T31/32, ये चीज फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में ये चीज फाइंड करनी है आपको, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। फिर से सेम प्रोसीजर है आपका, इसके बीच में और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन ये होगा। अब जो दूसरा टाइम है T31/32, इसके और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन क्या होगा 32 2 पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, यानी पावर में क्या आ रहा 5 दैट इज 5 T हाफ। T31/32 दैट इज 5 T हाफ। फिर से कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। T3/4 अपॉन T31/32, जब डिवाइड करेंगे इधर T हाफ कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2/5, T हाफ कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/5। चलिए ये वैल्यू गिवन है आपको 3/4, क्या फाइंड करना है T31/32। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इस साइड, T31/32, 5/2 को इस साइड मल्टीप्लाई करिए, 5/2 T3/4 दैट इज 5/2 T3/4। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लीजिए। T31/32 इज इक्वल टू 5/2 इंटू
T3/4 और T3/4 की वैल्यू क्या है 50। कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल होगा 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125 मिनट, दैट इज 125 मिनट। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन लिखना आता है हमको, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके आप फट से उसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सा टाइम बताना है, टाइम रिक्वायर्ड रिएक्शन इज 1023/1024 कंप्लीटेड, यानी इसमें रिएक्शन का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ 7/8, इसमें रिएक्शन का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ 31/32, और इसमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है 1023/1024। इसमें रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है दैट इज 1023/1024। सॉल्व करिए इसको, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ऐसे ही, केवल यहाँ पर एक टाइम चेंज हो गया है। यहाँ पर 31/32 की जगह अब क्या आ गया है 1023/1024। यानी ये टाइम बस चेंज हुआ, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था हमने। एक पार्ट ये था तो उसके 3 पार्ट दे दिए थे, बस एक पार्ट आपको समझना है, बाकी तो वैसे ही सॉल्व करने हैं। यहां पर जो पूछा गया है आपसे T1023/1024, तब तक सॉल्व करिए इसको। क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं, सारी चेक कर लीजिए कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। 3/4 को 30 में लिख ही सकते हैं। जरा इसको देखिए, इस टाइम को T1023/1024, क्या इसका रिलेशन T12 से लिख सकते हैं हम लोग? इस टाइम के बीच में और T12 के बीच में क्या रिलेशन लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले अगर रिलेशन लिखना है तो कंडीशन चेक करो। 2 कंडीशन थी हमारे पास। कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। 1023 है, ये 1024। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, दोनों में 1 का डिफरेंस दिख भी रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर को किसके टर्म में लिखना है, किसके पावर में लिखना है, 2 पावर में। डिनोमिनेटर को किसके पावर में लिखना है, 2 पावर में। तो ध्यान दीजिएगा 1024 इसको लिख सकते हैं 2 पावर 10। 1024 दैट इज 2 पावर 10। 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो, देखना यही आ जाएगा। 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करिए, जब 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे यही मिल जाएगा 1024। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 2 पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ये आगे आपके फिजिक्स में भी ये नंबर यूज होगा बार बार, जब आप मॉडर्न फिजिक्स में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। वहाँ पर जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब गेट वगैरह पढ़ाए जाते हैं तो फिजिक्स में भी ये नंबर बहुत यूज होता है, कई बार आपको मिलेगा 1024। तो 1024 को लिख सकते हैं 2 पावर 10, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली क्या है, 1 में डिफरेंस है 1 का, और दूसरी कंडीशन इसको 2 पावर में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इज 2 पावर 10। अगर लिख सकते हैं तो लिख दो फिर। अगर इसको 2 पावर में लिख सकते हैं
तो लिखिए, और जो पावर होगा उसी को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर किस फैक्टर से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर पावर में होती है। पावर में क्या है 10, तो क्या हो गया 10t²। बस सॉल्व हो गया, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ से दोनों को डिवाइड करिए तो आ जाएगा t 1023 1024 अपान, इसको डिवाइड, किसी को डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दिया इससे, t3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10t½ अपान 2t½ t½ कैंसिल, दैट इज 10/2। इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो दिस अपान दिस इज इक्वल टू 10t½ अपान 2t½ t½ कैंसिल होगा, क्या आ गया 10/2। 10/2 का मतलब 5, 10/2 मतलब 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, t1023 अपान 1024 इज इक्वल टू 5t3/4। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5t3/4 की वैल्यू गिवन है 50। आंसर क्या आ जाएगा 250 मिनट। ये क्या मिल गया आपको आंसर। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी थोड़े कुछ और बचे हैं इस पर, और क्वेश्चन करवाएंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा और बताएंगे, परसेंटेज वगैरह से ऐसे ही लिंक होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। तो थोड़ा सा पार्ट इसमें और बचा है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अगले टर्न पे। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है आपको कई बार मिल जाएगा। पिछले साल ही नीट में पूछा गया है, नीट एग्जाम में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट पे, मतलब वो परसेंटेज के टर्म में था, जो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे उसको भी, परसेंटेज वाले। लेकिन बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट वहाँ भी चलेंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कई बार ये वाले फ्रैक्शन के टर्म में पूछे गए हैं, कुछ बार परसेंटेज के टर्म में पूछे गए हैं। तो देखिए, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी रिलेशन, यानी t½ और किसी गिवन टाइम में कोई भी रिलेशन फाइंड करना है, वो तो बहुत जल्दी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे तो हम लोगों को याद ही हो गए हैं लगभग कि t3/4 दैट इज इक्वल टू 2t½ एकदम याद ही है रिलेशन। t7/8 3t½ t15/16 दैट इज 4t½ t31/32 that is 5t½ t63/64 that is 6t²। बाकी तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बाकी कुछ भी गिवन होगा जनरल तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये रिलेशन है आपको जो शुरुआत में कुछ याद रखिए, शुरुआत की याद क्या रखना है इसमें आपको, बिल्कुल आप तुरंत इसको अपने आप लिख सकते हैं। बाकी कोई भी जनरल टाइम दे दिया, जैसे ये दे दिया गया है 1023 1024, इसको हम लोग अपनी उसी ट्रिक से वैसे ही पावर बना के हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये रिलेशन आपको पता है, इनकी हेल्प से इनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जो काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही क्वेश्चन हमने दिया था कि एक गिवन है आपको टाइम, ये दे दिया गया था, और ऐसे ही किसी हमने 7/8 31/32 पूछ रहे थे आपसे। तो अगर आपको इनमें भी रिलेशन फाइंड करना हो इन टाइम में, तो आप उसको सबसे पहले t½ में लिखिए। हमने कहा इसमें रिलेशन बताओ, 7/8 इसमें रिलेशन बताओ, और t63/64 इसमें रिलेशन बताओ। इन दोनों टाइम में रिलेशन बताना है आपको। हमने इन दोनों टाइम में रिलेशन पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको t½ में लिखो, इसको t½ में लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या रिलेशन मिल जाएगा 7/8 और 63/64।
किस में रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे 7/8 एंड 63/64। अब इसमें से एक टाइम आपको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए क्वेश्चन में, ये टाइम दे दे, कहीं ये टाइम बताओ, ये टाइम गिवन और ये टाइम बताना। तो दोनों को पहले टी हाफ में लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे आप क्या आ जाएगा, टी 7/8 अपान टी 63/64 इज इक्वल टू, डिवाइड किया 3t हाफ 6t हाफ, टी हाफ कैंसिल 3/6, 3/6 मतलब क्या आ गया 1/2। इन दोनों में से कोई एक टाइम गिवन हो, दूसरा टाइम हम लोग बता सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, एक टाइम देके हम लोग दूसरा टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको t 7/8 दे दें, आप किस में फाइंड कर सकते, क्या फाइंड कर सकते हैं 63/64। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि गिवन टाइम कुछ स्टैंडर्ड टाइम है और उनका रिलेशन फाइंड करेंगे टी हाफ से, और उस बेसिस पे हमने क्वेश्चन आपको बताया कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आईआईटी और नीट में मिला के कई बार क्वेश्चन आया है। तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक को यूज करके इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, हर टाइम और टी हाफ के बीच में रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। हर टाइम और टी हाफ के बीच में रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर रिलेशन टी हाफ के बीच में डायरेक्ट लिखना है तो उसकी कंडीशन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो और डिनोमिनेटर, पहली कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, और दूसरी चीज डिनोमिनेटर 2 के पावर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 पावर में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम ही होगा, इस चीज के लिए भी बहुत आपको ध्यान नहीं देना है। आप कहते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम हो, ये कम ही होगा, कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, कभी ये चीज ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि जैसे अगर आपने कहा जैसे हमने कहा कि ये चीज डिफाइन करो t 5/4, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, ये टाइम पॉसिबल नहीं है। इस टाइम का मतलब क्या है, इस टाइम का मतलब क्या है, देखिए टाइम t = 0 पर कंसंट्रेशन A0 था, ये क्या है 0, ये कितना है 0। ठीक है, देखिए ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हुई, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, प्रोडक्ट में। ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है कि पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, यानी ये क्या बन जाए A0 और ये कितना बचे 0, ये कितना बचे 0। जैसे ही 0 बचेगा रिएक्शन तो रुक गई, जैसे ही रिएक्टेंट 0 होगा तो अब कौन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन हो रहा है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट बचा ही नहीं था तो रिएक्शन रुकी गई है। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कंडीशन ये हो सकती है कि ये पूरा बन के आ जाए A0 और ये क्या हो जाए 0। ठीक है, लेकिन जरा इस टाइम को डिफाइन करिए, अगर हम लोग इस टाइम को डिफाइन करें t 5/4, टाइम t = t 5/4, चलिए वैसे ही डिफिनेशन इसकी बोल दी है। t 5/4 का मतलब है 5/4 ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, 5/4 ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कहाँ चला गया है, प्रोडक्ट में, यानी ये कितना बन के आ गया 5/4 A0, 5/4 A0। ये कितना बचेगा, माइनस कर दो दोनों को, जब माइनस करेंगे A0 माइनस 5 A0/4, जब माइनस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस A0/4, और ये कतई संभव नहीं है। ये क्या आ गया माइनस A0/4,
भाई माइनस A0/4 क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 0, माइनस में थोड़ी हो सकता है ये रिएक्टेंट। आपने इसके 10 मोल लिए, पूरे 10 मोल खत्म हो गए, कहाँ चले गए, प्रोडक्ट में रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन चलती जा रही है, इसके 0 के बाद -1 -2 -3 मोल होना शुरू होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन क्या हो सकती है कि ये पूरा खत्म यानी 0 हो जाए, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि दोनों में 1 का डिफरेंस हो और ये कम हो ज्यादा, हमेशा कम ही होगा। यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा हमेशा डिनोमिनेटर से 1 कम होगा। तो बस एक कंडीशन ध्यान, 2 कंडीशन है कि दोनों में 1 का डिफरेंस हो और डिनोमिनेटर को 2 पावर में हम लोग लिख सकते हो। तो चलिए आप बस इसको ध्यान रखिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगले टर्न पे हम लोग इसी से मिलते जुलते, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे कि हम लोग परसेंटेज के टर्म में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो और अगले टर्न पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग, जो फार्मूले वगैरह है, रेट कांस्टेंट के वगैरह पे जो है उस पर भी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और कुछ डिफरेंट टाइम, कुछ रैंडम टाइम लेके उसमें रिलेशन बताएंगे, सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखिए, इसका एप्लीकेशन करिए, इसको सीखिए। अगले टर्म में इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे रिलेशन याद करेंगे, लिखेंगे हम लोग, फिर बाद में सबको एक साथ लिख देंगे कि सारे हमारे रिलेशन क्या होते हैं। तो सारी चीज़ें काइनेटिक्स में रिवाइज करते चलिए, क्योंकि काइनेटिक्स का मेन पार्ट जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लगभग उसकी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। देखिए काइनेटिक्स में 2 पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। बाकी तो काइनेटिक्स बड़ा चैप्टर है, बहुत वेरिएशन हो सकते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें आपको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के टर्म में क्वेश्चन आते हैं। मेनली नीट और जेई मेन में, नीट वाले बच्चे और जेई मेन वाले बच्चों की बात करें तो उनके क्वेश्चन कंसंट्रेशन के टर्म, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में, और जेई एडवांस में कंसंट्रेशन तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन इसका एक वेरिएशन और भी होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा एक पार्ट ही है प्रेशर के टर्म में। वो जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस से प्रेशर के टर्म में कई बार पूछा गया है, बट नीट वाले बच्चों के लिए और जेई मेन वाले बच्चों के लिए मेनली यही पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं पूछा सकता, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे कवर करेंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अर्हीनियस इक्वेशन। काइनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अर्हीनियस इक्वेशन। तो अर्हीनियस इक्वेशन तो भी टाइम लगेगा, अभी इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस पार्ट को अच्छे से कवर करिए, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम में रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो टाइम में हमने आपको रिलेशन लिखना बताया है, डायरेक्ट जो रिलेशन, केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई करिएगा। ठीक है, केवल किसके लिए अप्लाइड है, हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कहीं भी उठा के अप्लाई मत कर दीजिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रिलेशन हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, ये रिलेशन नहीं होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दे तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही केवल किसके लिए बन रहा, कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो फार्मूले डिराइव किए हैं वो कौन से फार्मूले से डिराइव किए थे, फर्स्ट ऑर्डर वाले फार्मूले से। हमने रिलेशन आपको डिराइव करके डेरिवेशन भी बताया था पूरा, तो कौन से फार्मूले से आ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक बताई गई है ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूले वैलिड नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल आपको फार्मूले लगाने हैं,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग सिंपल फार्मूलों का यूज करेंगे। जो फार्मूले हम लोग पढ़े थे उन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले थे वहां पर, जैसे x मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको लिख रहे थे x दैट इज इक्वल टू KT, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT। कौन से ऑर्डर के लिए थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा फार्मूला था कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, T हाफ लाइफ क्या डिफाइन किए थे? A0 अपॉन 2K। कुछ और फार्मूले भी थे लाइफ टाइम के लिए, A0 बाई K वगैरह था। बस ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सिंपल आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्मली 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मिलते हैं, तो आप इस ट्रिक को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।